सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हम आवाम का हिस्सा हैं और आवाम में जो इस वक्त कशमकश पाई जा रही है वो फ्यूल प्राइसेस पे पाई जा रही है, तो बता दें कि क्या हुआ है। सर फ्यूल प्राइसेस के हमें पता था कि अब प्राइसेस जो हैं वो फोर्टनाइटली या वीकली बढ़ती हैं। आजकल वीकली चल रहा है, आपको जुमे को बात की जाती है और हफ्ते तक उसका इफ़ेक्ट आता है। वो आ गया, प्राइसेस आपकी जो हैं वो बढ़ गई हैं। पेट्रोल मेरे ख्याल में उन्होंने किया 5 कुछ पैसे बढ़ा की, और डीजल की प्राइसेस जो हैं उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई, तकरीबन 30 रुपये। तो अब ये एक ना इशू है जो कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें लग ये रहा था कि 2 वजहों से, कि एक तो देखें जी, जंगी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, सीज़ फायर हो गया है, स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग्स हो रही हैं, टेबल पे लोग बैठ गए हैं, सब सुकून चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान उसके बीच में है, तो पाकिस्तान के पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि वो इनसाइड द रूम है, कि वो पेट्रोल प्राइसेस अपनी उस तरह से एडजस्ट कर ले। हुआ ये कि ये सारा कुछ जो है ये बिखर गया, ये ख़त्म हो गया। अब जंग जो है वापस बैक ऑन है। कल के रोज़ अमेरिका ने 7 अटैक किए हैं ईरान के ऊपर। ईरान भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान डिफेंसिव मोड में भी गया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद ये हुआ कि जो हमारी पेट्रोल पंप ओनर्स की एसोसिएशन है, अब उसका नाम बड़ा लंबा है और बड़ा अजीब सा है, वो मैं यहाँ पे मतलब उसका एक्रोनिम भी बड़ा लंबा है, लेकिन वो आप समझ गए किनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि जी बात शुरू हो गई थी कि जी डेली के तौर पे डिसाइड की जाए पेट्रोल की प्राइसेस। अब इसके ऊपर पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं और या एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर हम मुल्क भर में एहतजाज जो है वो करेंगे। और अगर तो इन्होंने ये कर दिया तो कल के रोज़ ये चीज़ होगी कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए तो बता रहे थे कि जी ओगरा की तरफ से जो हैं रोज़ाना जो हैं कीमतें बताई जाएंगी पेट्रोल की मुल्क के अंदर। तो वो वीकली और बाई वीकली वाला जो है फोर्टनाइटली वाला चीज़ ख़त्म होगी। अब डेली के तौर पे ओगरा जो है वो असेसमेंट करके बताया करेगी, तो उससे जो है कीमत मुतय्यन होगी। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है पेट्रोल पंप ओनर्स क्यों इतना भड़क पड़े, उसकी वजह ये है कि उनके लिए तो बहुत ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि देखें पेट्रोल प्राइस जो है वो ऊपर जाए और आपने सस्ता जो है वो ख़रीदा हो रिफाइनरी से या जहाँ से भी आपको पेट्रोल मिलता है पंप वालों को, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन पेट्रोल प्राइस जब नीचे जाती है और दिल्ली की तरफ से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, तो रूम ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। एक तो ये मसला। दूसरा वो कहते हैं जी हमें अपना जो वॉल्यूम्स हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होगा, अपनी बुक्स जो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। हमने जिस रेट पे चीज़ खरीदी, हमने उसकी आपके कहने पे 2 वीक्स की प्रोजेक्शंस की हुई थी, अब 1 वीक की प्रोजेक्शन करें। अब दिल्ली की प्रोजेक्शन जो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ आज के दिन ही हुकूमती बयान ये भी आया पेट्रोल की तरफ से कि जी हमारे पास रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में 1 मिलियन बैरल जो है वो ईरान की तरफ से भी हमें पहुँचा है या पहुँचने वाला है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमें उस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन सर बात सारी आज आके वहीं पे आती है कि अब हुकूमत जो है वो भी तो बाउंड है एक लिहाज से कि जी कि जो दुनिया भर में आलमी मंडी जो है वो डिक्टेट करती है, वो अमेरिका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, आलमी मंडी जो चीज़ कह रही है उसके मुताबिक अपनी अपनी पेट्रोल प्राइसेस या हर चीज़ ऑयल की प्राइसेस मुतय्यन करनी है। ये भी इसके अंदर बात सर बहुत समझने और सोचने की ज़रूरत है कि चलें 90% मैं कह लूँगा कि ऑयल जो हमारा आता है यहाँ पे वो रिफ़ाइन होके वो बन जाता है पेट्रोल जो आपकी गाड़ियों में डलते हैं, डीजल जो भी, लेकिन उसकी और भी तो यूजेज हैं यहाँ के अंदर। पेट्रोल जो है वो मतलब आपकी कई प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर हैंड लोशन से लेके पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर तो ऑयल की जरूरत होती है। प्लास्टिक जो है प्रोडक्ट है, तो ये मटीरियल इस किस्म का है कि इससे तमाम तर जो इंडस्ट्री के बहुत सारे दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो मुतासर होते हैं। और ये चीज़ जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो जंगी मामला हैं जिसके ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर तक, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की कहानी है वो अब तवील से तवील होती जा रही है। वो मुश्किल एक मरले से बहुत चीज़ गुजर रही है और बड़ा टाइट एक मामला उसके चल रहे हैं, जिसके अंदर नेवल ब्लॉकेड भी है, ईरान की तरफ से अपनी चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आधा वक्त दे रहे हैं अपना इस चीज़ को, क्योंकि मिड टर्म जो है 3.5 महीने में आ रहे हैं। और मिड टर्म होते होते उन्होंने कल के रोज़ जो चीज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने अपनी जो 2020 का इलेक्शन वो हारे थे,
वो कट्टा बिल खोल लिया उन्होंने एक बाकायदा प्रेसिडेंशियल जो एक आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो की, जो कि उनके जो NBC, CNN ने और एक और चैनल ने जो है उसको एयर करने से मना कर दिया। फिर उनके जो करीबी उनसे जब पूछा जाता है कि 2020 का इलेक्शन कौन जीता था, तो उस पर वो कहते हैं जी कि हमें नहीं पता कौन जीता था। सो वहाँ पे एक ना डिबेट जो है वो बड़ी शिफ्ट हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में हाजिर नाजिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मिड टर्म्स के लिए अब रूम गेन करना है। अब कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि एक तरफ जंग लगी हुई है और एक तरफ एक बहुत बड़ी जंग लगी हुई है, और उसके साथ साथ 3.5 महीने के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, जो इनकी प्रेसिडेंसी की आधी प्रेसिडेंसी इनकी ख़त्म हो गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी प्रेसिडेंसी है। अब रह गए अगले 2 साल। अब वो अगले 2 साल जो हैं इस जंग के पेश नज़र, उनकी इकॉनमी के पेश नज़र, और ख़ास तौर पे जो इनका एक सियासी नारा है कि जी धांधली हुई थी 2020 में, वरना मैं तो मुस्तकिल 2 टर्म्स करने लगा था, वो अब फिर से नई चीज़ आ गई। तो ये सारा कुछ जो है सर ये इंटरलिंक्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने 2020 वाला जिक्र किया ना, इससे एक बात साबित हो जाती है, वो ये है कि ट्रंप साहब इस चीज़ को अब प्रॉप अप करना चाहेंगे कि नवंबर में जब मिड टर्म्स होंगे तो वो नारा एक लगाएंगे धांधली वाला। उसकी वजह ये है कि नवंबर में अब महीने ही कितने रह गए आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। सो इतने महीनों में ये नैरेटिव बिल्ड करना कि ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई ये वक्त की ज़रूरत थी, ये अमेरिका की इंटरनल ज़रूरत थी, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि इस वक्त अगर आप अमेरिकी अवाम से पूछें तो ज़्यादातर आपको ये बताएंगे, मतलब ऑफ कोर्स दे वांट टू विन दैट वॉर नाउ दैट इट हैज़ स्टार्टेड, बट आपको ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि इस जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जी, पिछले 5-6-7 दिन की अपडेट ये है कि जंग में तेज़ी आई है। परसों ट्रंप साहब ने बयान दिया कि ईरान फ़ौरन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, नहीं तो हम उनके पुल, उनके ब्रिजेस, उनके जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ा देंगे। ईरान ने आगे से बयान दिया कि इस वक्त हम अपने डिफेंस पर तवज्जो दे रहे हैं, इस वक्त हमारे पास मुज़ाकरात का वक्त नहीं है। कल फाइनली ट्रंप ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान ने भी रिटेलिएशन में कुवैत और दीगर कुछ मुल्कों पर अटैक किए हैं, कतर एज़ वेल। ज़ाहिर है ईरान का कहना ये है कि वहाँ पर जो अमरीकी बेसेस हैं हम उनको अटैक कर रहे हैं। अच्छा, सो बात ये है कि पिछले, ये तो 2 दिन की कहानी है, उससे 1 हफ़्ते पहले से ही तकरीबन ये तय पा गया था कि जंग दोबारा रिज्यूम होने लगी है। और उस असना में ट्रंप साहब के जो बयानात थे कि जी किसी ने मीडिएशन करनी है तो कर ले, मेरी तरफ से ये सीज़ फायर ख़त्म है। और आपको पता है कि पहले जब भी इस तरह की बातें होती रही हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बीच में ज़रूर अपनी स्टेटमेंट दी है कि नहीं नहीं हम हैं, इस वक्त बीच में हैं, बड़ी उम्मीद है सुलह सफाई की। लेकिन जब ये बयान आया तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान से कॉन्ट्ररी कोई भी बयान नहीं आया। इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जो भी रिक्वायर्ड है वो किया जाए और मुल्क में तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी ये चीज़ जो है वो फ्लोट हुई कि जी डेली के बुनियाद पर पेट्रोल प्राइसेस सेट होनी चाहिए। अच्छा, अब जो डेली की उस पर बुनियाद पर पेट्रोल प्राइसेस का सेट होना है, देखें अभी तक एक दौर होता था कि सरकार डिटरमिन करती थी पेट्रोल प्राइसेस, उसके बाद ये इख्तियार ओगरा के पास आ गया। ठीक है, PSO जो है वो इंपोर्ट करता है, ओगरा नंबर दे देती है, एक उसको साइन कर देती है। बुनियादी तौर पे जब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई, किसी का ना PSO का, ना ओगरा का, ना सरकार, इनफैक्ट सरकार ने तो बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाए। फिर आपकी रिफाइनरीज, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो इस सारे चीज़ में मुलव्वस हो जिसको कोई 1 रुपये का भी नुकसान हुआ हो, इनफैक्ट फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा, पीछे रह गई बात पेट्रोल पंपों की। पेट्रोल पंप जो हैं वो एसोसिएशन वो हर थोड़े दिन बाद कहते हैं कि जी हम एहतजाज कर देंगे, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा जो कमीशन है वो बढ़ाया जाए, या उनकी कोई ना कोई और डिमांड होती है। एक तो ये कि मैंने उनको कभी एहतजाज पे जाते देखा नहीं। ठीक है, वो ये कहते हैं या तो हुकूमत उनकी बात मान लेती है या हुकूमत उनको स्ट्रॉन्ग आर्म कर लेती है। क्योंकि अगेन बात ये है, फोर्टनाइटली भी करें या वीकली भी करें,
इसमें कोई शक नहीं कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या पेट्रोल कंपनीज होती हैं, एक कानून के तहत उनको आई डोंट नो 28 दिन का बैकअप रखना होता है। सो वो उनकी एक तरह से तो आप देखें तो उनकी भी ऑर्डरिंग डेली ही चल रही होती होगी ना, वो स्पॉट डेली का फिक्स कर रहे होते होंगे आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि आज जो सेल हुई है और आपके पास 28 दिन का रिजर्व था, आज जो सेल हुई तो रिजर्व तो 27 दिन का रह गया ना, यानी कि आपने एक दिन की स्पॉट की है उस दिन। सो बात यह है कि आप तो शायद पहले से डे टू डे चल रहे हो, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जिस तरह आपने कहा कि पेट्रोल सस्ता होता है तो इनको नुकसान होता है, पर जब पेट्रोल महंगा होता है तो फ़ायदा भी तो होता है, वो कुशन भी तो है। और अब मुझे आप ये बताएं कि जब से आप पैदा हुए हैं आपने सस्ता होता कितनी दफ़ा देखा है और महंगा होता कितनी दफ़ा देखा है, उसकी एवरेज एक निकाल लें तो मुझे मतलब गेम क्लियर हो जाएगी। तो अगर डेली बेसिस पर ये होना शुरू हो जाए तो हाँ, इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दिन ऐसे आएंगे जब सस्ता भी होगा, लेकिन अगेन वो दिन बीट कर जाएंगे नंबर ऑफ डेज को जिसमें महंगा हो रहा है। आई सीरियसली डाउट इट। आखिरी चीज़ ये है कि सर फिर वही बात है कि अगर हुकूमत को ये लगेगा कि पेट्रोल पंप्स को जितना मार्जिन पहले बचता होता था उतना नहीं बच रहा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिफाइनरी से लेके पीएसओ से लेके ओगरा से लेके तो आपके जो है ये सरकार तक, मतलब सरकार ने पिछले पता नहीं ये कुछ अरसे में 1.4 ट्रिलियन रुपए कमा लिए हैं इसकी वजह से जो उन्होंने लेवी लगाई है और सारा कुछ किया। अगर उनको लगेगा कि पेट्रोल पंपों का मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया तो वो अपने में से उनको ये उनके लिए पेनीज हैं तो वो कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला होगा पेट्रोल पंप्स का। ये बात अफ़ाम तफ़हीम से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आवाम पे क्या गुजरेगी ये एक और कहानी है, और बाकी इसमें जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब आप ये देखें ना कि इस वक्त अपोजिशन भी जो डिमांड करती है, आपने जिस तरह कहा कि जो आलमी मंडी की जो प्राइसिंग है वो इफेक्ट करती है दुनिया के हर मुल्क को, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान। ऑपोजिशन भी ये नहीं कहती कि आप उसके ऊपर सब्सिडी दें। ऑपोजिशन का भी नारा ये है कि जी लेवी कम कर सकते हैं तो कर दें। सो ये टोटल कहानी है। तो लेवी सर अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, गवर्नमेंट का अपना कुशन भी है, और आवाम को भी अगर आप बहुत मसले मसाइल में फंस जाएं कि जी बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो लेवी वो एक ऐसी चीज़ है जो इसको आगे पीछे करके कुछ किया जा सकता है। एक अगर आप इजाज़त दें तो इसके साथ मैं ख़बर जोड़ दूं कि 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी हमारी पोर्ट पे पहुंची हैं। ठीक है, ये एक ब्रांड की गाड़ियां हैं, मतलब जाहिर है बहुत वक्त आपको सड़कों पे नज़र आती हैं और इस नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा, बट बैक वक्त 2000 का जो फिगर है ना, ये पहली दफ़ा हुआ। सर ये बहुत बड़ी खबर है। जो शिप थी एम ग्रांडे शंघाई जो सर वो कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड KGTML पे सर आई है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा है कि जो RO जो रोरो कहते हैं जिसको, जो सिस्टम है उसके अंदर रोल ऑन रोल ऑफ वाली के मतलब ये गाड़ियाँ कंटेनरों में बंद होके नहीं आई, ये उस शिप के अंदर पार्क हुई हैं गाड़ियाँ, ये पार्क हुई हैं अंदर, ये पाकिस्तान पहुँची और वहाँ से उतरी हैं कराची पोर्ट के ऊपर। तो ये बहुत एक शानदार और अच्छी खबर है कि हमारी जो है ये पोर्ट्स जो हैं कराची पोर्ट खासतौर पर कर सकते हैं। जो मिनिस्टर फॉर मैरिटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर चौधरी साहब, उन्होंने कहा है जी कि आला दर्जे की और जो दुनिया के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है पोर्ट्स के ऊपर, कराची उनके साथ मुकाबला करने को तैयार है और करेगा। तो ये देखें ना, इससे ऑटो मार्केट को कितना फ़र्क पड़ेगा। जी, अब मैं ये क्यों चाहता था कि पिछली खबर के साथ इसको जोड़ दिया जाए, उसकी वजह ये है कि इसी शो पे हमने एक दफ़ा जो है एक प्रेडिक्शन की थी, जो कि अब जो है आप उसकी चहमगोइयाँ सरकार से सुनना शुरू हो चुके हो। और वो हमारी प्रेडिक्शन क्या थी कि जो लोग सोलराइजेशन और बैटरी की वजह से ऑफ ग्रिड होने की कोशिश करेंगे कि यार हमें लेस्को या कोई भी डिस्को चाहिए ही नहीं है, वी मेक आवर ओन एनर्जी एंड वी हैव बैटरीज टू स्टोर फॉर द नाइट, उनको सरकार ये कहेगी कि जी हम क्यों, अगर आपकी गली के बाहर से खंबा गुजर रहा है तो हमने फिक्स चार्ज आपसे लेना ही लेना है, क्योंकि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया, अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारा क्या कसूर है। बल्कि आप तो जो वो टैक्सेस हम आपसे कलेक्ट करना चाहते थे, यू आर ट्राइंग टू रॉब अस ऑफ दैट टैक्स, तो हम आपसे वो लेंगे। हमने ये बात प्रेडिक्ट की थी और अब इसकी चमगोइयाँ आप सरकार में सुन रहे हो। मैं आज एक नई प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि आज या कल या 6 महीने बाद, शायद इस बात को साल लग जाए या शायद इस बात को 1.5 साल भी लग जाए, लेकिन एक इसी तरह का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर सरकार का फैसला आएगा। और वो फैसला क्या होगा, वो पीनलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। और क्यों करेंगे, वो कहेंगे कि
आप सड़क इस्तेमाल करते हो, उस सड़क की वेयर एंड टेयर होती है, उसकी वेयर एंड टेयर हम सरकार फिक्स करते हैं पेट्रोल लेवी से। यू आर रॉबिंग अस, आप चोरी कर रहे हो उस लेवी की इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव करके कि वेयर एंड टेयर में आप शामिल हो लेकिन टैक्सेशन में आप शामिल नहीं हो, तो आप पे हम एक फिक्स चार्ज लगाने लगे हैं ताकि हम वो ठीक कर सकें। सर मुझे तो लगता था कि जो हमारा सालाना टोकन टैक्स कटता है वो इसी चीज के लिए होता है, इन सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए होता है। तो टोकन टैक्स तो इन गाड़ियों का भी होगा। सर टोकन टैक्स को छोड़ें, या नई सड़क बनती है तो उस पर तो टोल टैक्स भी लगता है। टैक्सेस तो 1000 हैं जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। टैक्सेशन का मसला नहीं है, मसला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इकोनॉमी श्रिंक करेगी सरकार मजीद डेस्परेट होगी। मतलब ये जो जंगी मामलात आप कह रहे हैं जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं या मजीद आगे जाके ख़राब होंगे, आवाम जो स्क्वीज़ होगी तो सरकार नहीं होगी। अब सरकार जो है वो अपने खर्चे आज तक तो उसने कम नहीं किए, गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है करेगी? तो जब वो नहीं करने होंगे और वो निकलवाने होंगे तो फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल सर इस तरह के हरबे इस्तेमाल पहले भी हो रहे हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन अगेन इसके अंदर बड़ी मुश्किलात हैं। जो सरकार का अभी तो मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक करते हैं सब चीज़ों को, 2000 गाड़ियाँ ये आ गई। तो आपको वो दौर नहीं आज जब सोलराइजेशन को पुश किया जा रहा था सरकार की और तरफ फिर से? चेंज कर दी, क्योंकि ये होता यही है ना इफेक्टिवली। लास्ट उसके अंदर बात ये है मेरी कि ये चले ये भी ट्राई बॉल खेल ले, हम इसको देख लेते हैं करके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बूम आ जाए यहाँ पे। लेकिन सर उसके बाद जो है ये सरकार के, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैलेंस आउट होगा ना। देखिए जैसे सरकार को हमने सोलराइजेशन की तो उन्होंने कहा जी सोलर से बिजली बनेगी, हमें कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पीछे IPP लगे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं पालना था, उनको कुछ करना था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी का रेट जब बढ़ता रहेगा तो पेट्रोल गाड़ी कम होगी। जब पेट्रोल गाड़ी और 2 व्हीलर्स लेट्स से और 3 व्हीलर्स वो कम होंगे तो पेट्रोल कम चाहिए होगा मुल्क के अंदर, तो ऑयल का इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा। तो ये तो किसी ना किसी मैकेनिज्म में सरकार का फायदा है। लेकिन वो सोलराइजेशन में भी देखें ना, IPP को जितने मर्जी आपने पैसे देने हैं, चाहे उसको बंद रखने के पैसे देने हैं, अगर वो एक्चुअली फ्यूल इंपोर्ट करके बिजली बना रहा है तो उससे तो अच्छा है ना कि वो बंद रहे और पैसे ले ले। मसला IPP का भी नहीं है, मसला पैसों का भी नहीं है, मसला है सरकार का। सरकार को पैसे चाहिए और वो आम ट्विस्ट करके, उंगली टेढ़ी करके हर तरह से आवाम से निकलवाएगी। बिल्कुल सर। अगेन फिर 2000 गाड़ियाँ नहीं मंगवानी चाहिए थी सर अगर तो मंगवा ली। चले लेट्स सी कि इसके अंदर आगे जाए क्या होता है। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमें हमेशा से पाकिस्तान की जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर एक कड़ी नज़र हम भी रखते हैं, तमाम लोग रखते हैं। हमारी एक दीगर जो बैकबोन्स हैं उसके अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री भी हमारी बैकबोन है। और पाकिस्तान के हमेशा से कन्वेंशनल बैंकिंग जो कि दुनिया में चलती है उसका रिवाज चलता रहा, लेकिन फिर इस्लामिक बैंकिंग जो है वो मुतारिफ कराई गई यहाँ पे। और उसके भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उसके, और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू और एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं उसको। और उसके अंदर हमेशा से एक वॉइस जो है जो प्रोमिनेंट रही है वो तकी उस्मानी साहब जो है, मुफ्ती तकी उस्मानी जो है, वो उसके अंदर ना कुछ हम हमेशा से रोशनी डालते रहे हैं। ज़ाहिर है क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग की बात हो रही है, आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसके अंदर इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो इंट्रोड्यूस करे, उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करे जो कि फिर सब लोगों को हज़म भी हो कि जी ये किसी प्रॉपर जगह से बात आ रही है। तो तकी उस्मानी साहब जो है उन्होंने रिसेंटली क्रिप्टो का जो एक पाकिस्तान के अंदर रिवाज पैदा हो रहा है, उसके अंदर हुकूमत भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो जो भी वजह हो कि जी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने और चीज़ें करने उसके लिए, तो क्रिप्टो के ऊपर एक गुफ्तगू जारी है। तो उसके ऊपर तकी उस्मानी साहब ने फाइनली अपना बयान दिया है और वो बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने उसको कहा है कि जी क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है उसको हराम करार दिया और बगैर मैंने कहा था सख्त। तो अब ये एक इशू है, ज़ाहिर है जो कि जो क्रिप्टो के लोग हैं यहाँ पे उसको उनको डील करना पड़ेगा। अब तकी उस्मानी साहब जो हैं वो उन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं देखी हैं, वो क्या उसकी वजाहत क्या है, ज़ाहिर है वो हमें पता चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल ये एक बात की है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। देखें वो जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग है वो जिस रूल बुक पे चलती है वो तकी उस्मानी साहब ने दी है। बुनियादी तौर पर अगेन अगर आप उन लोगों से पूछें जो बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जो बैंकिंग को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो तो ये कहते हैं कि जी लफाजी का एक तो फ़र्क है और ज़ाहिर है मतलब दुनिया में जो इल्म है वो ज़बान ही सबसे बड़ा इल्म है। मतलब अगर आप ज़बान ही ना आती हो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, नंबर एक चीज़, ना आप चीज़ों में फ़र्क कर सकते हो। एक लफाजी का फ़र्क है। दूसरा ये है कि
इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो रेगुलर बैंक्स से ज़्यादा कमाते हैं, तो एक उनको ये फ़र्क नज़र आता है। तीसरी, उनको कोई चीज़ एज सच नज़र नहीं आती जो वो बयान कर सकें। मैं बैंकर्स की बात कर रहा हूँ उमूमी तौर पे। अच्छा, अब बात ये है कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो एंटरप्राइजिंग हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने उसको वो इस्लामिक कर दिया, और ऐसे तमाम लोग जो कि बैंकिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे वो उन्होंने उसकी वजह से बैंकिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपको पता है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क हो जो कन्वेंशनल में नहीं लेना चाहते थे, जो कन्वेंशनल में नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने इस्लामिक में ले लिया। बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल नहीं सकती। ये सीन के आपने तकिए के गुलाफों में नोट भरे हुए हैं, ये आज के दौर में हो नहीं सकता। मतलब ये एक आपकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को, तो इसकी वजह से जो भी ख़तरात लाहक होंगे, उसके अलावा मुल्क, रियासत, हुकूमत यही नहीं चल सकते अगर उनको पता ही ना हो कि कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कितना किधर पड़ा है। सो ये बहुत ज़रूरी था, और अगेन तकी उस्मानी साहब का मेरे ख्याल में बड़ा एहसान है कि उन्होंने ये कर दिया। अच्छा, अब आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो वो वही वाली बात, पाकिस्तान जो है वो आज से कोई आप कह लें 1.5 साल पहले तक बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में ट्रेड हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं था। जब से हुकूमत ने ख़ुद कहा कि जी हम इसके अंदर आने लगे हैं, हमने ना सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, हमने अपने कॉइन इंट्रोड्यूस करने हैं, हमने माइनिंग करनी है, तो अगेन चाहिए तो ये था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पहले मशवरा कर लिया जाता ताकि वो कोई रास्ता निकाल देते। अब उनसे मशवरा नहीं किया गया तो उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि बिलाल बिन साकिब ने उनको अप्रोच कर लिया, तो अब उम्मीद है कि वो कोई रास्ता बीच का निकाल के तो इसको ओके कर लेंगे। वही बात है कि वो जो एक्सचेंजेस हैं वो अभी आप सुनने में आएगा कि एक्सचेंज के आगे इस्लामिक लिखा हुआ है, तो वो फिर ठीक हो जाएगा सारा काम। वो बिलाल साकिब ने भी मेरे ख्याल में उनको ये कहा है जी बता दें कि कौन से जो हैं वो लेजिट हैं, कौन से स्पेकुलेटिव हैं। तो स्पेकुलेटिव को आप बेशक हराम कह दें, जो दूसरे हैं उनको आप ओके का सिग्नल दे दें, क्योंकि फिर वही बात है, एक तो सरकार कह रही है कि हमने अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने इसमें सेविंग करनी है, हमने इससे ट्रंप के करीब होना है। तो अब तो रियासत की बल्कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ तक सोचा जा रहा है कि नए जो हैं वो बिजली घर बनाए जाएंगे जिनका काम ही सिर्फ ये होगा कि वो माइनिंग को बिजली प्रोवाइड कर सकें। सो जब यहाँ तक की प्लानिंग हो चुकी हुई है, तो अब इस वक्त इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी बड़ी सादी सी बात है कि क्रिप्टो जो है वो तो मेरे ख्याल में नॉट दैट कि आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट मेरी ज़ीरो है और मैं इस चीज़ को समझता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करता। बट अदरवाइज़ देखिए ना, अब कौन सी करेंसी है जिसके पीछे गोल्ड है? मेरा नहीं ख्याल कोई भी है। अब कौन सी करेंसी है जिसकी बैकिंग पे कुछ और है? बस हर मुल्क का जो स्टेट बैंक है वो जो नोट पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, उस पर एक स्टेटमेंट लिख देता है हामिल हाजा समथिंग, कि जब ये प्रेजेंट किया जाएगा तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी इसकी वर्थ है उसके मुताबिक प्रेजेंट करने वाले को गुड्स जो वो चाहता है मिल जाए। तो ये तो आप ये देखें कि जो क्रिप्टो है इसके पीछे तो फिर कुछ है, मतलब एल्गो है। एल्गो का मतलब ये है कि ये एक खास हद से ज़्यादा आप चाहो भी तो प्रिंट नहीं हो सकते। मतलब अब तो ये है ना कि अगर सरकार चाहे, अमेरिका की सरकार चाहे तो डॉलर और छाप ले, और पाकिस्तान की सरकार चाहे तो रुपये और छाप ले। और ये हमने माजी में देखा है, ये सरकारों ने अपनी मर्जी से छापे हैं और उसके बाद इन्फ्लेशन का एक सैलाब आया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो क्रिप्टो में तो हो ही नहीं सकती। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, इट इज़ सेफ, इट इज़ नॉट सेफ। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको दुनिया के किसी भी मुल्क की सरपरस्ती या बैकिंग सपोर्ट हासिल ना हो, उसमें ज़ाहिर है इन्वेस्ट करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बट अगर आप करेंसीज का मुकाबला करेंगे तो इट इज़ सेफर। सो करेंसी तो करेंसी होती है, मेरी नज़र में तो उसमें हलाल हराम की तफरीक करना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो जो बारीकियाँ हैं वो मुफ्ती साहब को ही ज़ाहिर पता होंगी क्योंकि वो मुफ्ती हैं, तो बहरहाल उसके अंदर से गुंजाइश कैसे निकलेगी वो भी मेरे ख्याल में वही बेहतर तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल सर। अगेन देखें, उस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर को इन्हांस करना था, बेहतर करना था, इस्लामिक बैंकिंग एक चीज़ मुतारफ़ कराई गई और उसके अंदर फिर तमाम बैंक जो उन्होंने अपनी, बहुत सारों ने, सारे इस वक्त नहीं, बट बहुत जो मेजर बैंक्स हैं आपके, उन सब की इस्लामिक एक किस्म की ब्रांचिंग है जिसके अंदर लोग जो हैं वो उसके अंदर जैसे आपने कहा ज़्यादा पैसे कमाती है। तो इसके अंदर भी श्योरली विद टाइम ये चीज़ जो है बेहतर हो जाएगी।
बाकी कोई शख्स जो है वो अगर ज़ाती नौयत में हुकूमती मामला से हट के अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, शायद उसके अंदर ये चीज़ हो कि जी पैसा कुछ बाहर जा रहा है, पैसा कुछ इधर आ रहा है। तो मेरा उससे एक सवाल पैदा होता है कि देखिए वो तो फिर जो मामलात आपके नॉन बैंकिंग चैनल से पैसे उधर उधर करने के, वो भी तो यहाँ पे चल रही हैं, और ज़ाहिर है उनको हम इलीगल, वो तकी उस्मानी साहब ने तो अब उसके ऊपर उस तरह से बयान नहीं दिया, वो तो हुकूमत ही कहती है इलीगल है। सो क्रिप्टो के अंदर भी ये मामला हमें पता है किस तरह से चल रहे हैं। तो अगर हुकूमत ने इसके ऊपर एक हैंडल, जैसे आपने कहा कि पहले पूछ रहे थे उस तकी उस्मानी साहब से, तो इसके अंदर भी एक हैंडल जो है वो हुकूमत को लगाना चाहिए कि जी कि अगर क्रिप्टो का एक तो इस्तेमाल इसलिए करें कि लोग इन्वेस्ट करते हैं को पैसे कमाने के लिए, अगर तो लोग इसलिए कर रहे हैं कि जी अपना पैसा यहाँ से किस तरह, और यहाँ पे हुकूमत तो नहीं अलाउ करती, तो इस तरह से ले जाए, तो उन सारे चैनल्स को भी फिर बंद किया जाए, वो कैसे करेंगे ये वक्त बताएगा। देखिए, हुकूमत को तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। अभी तक ये हमने प्लान्स शेयर किए कि हुकूमत ये भी सोच रही है, वो भी सोच रही है। भाई हुकूमत ने यहाँ पर एक ऐसी एक्सचेंज भी है जिनका दफ्तर है, पर वो ना ब्लैक है ना वाइट है, वो ग्रे है मैटर सारा। मतलब आपने यूएसडीटी कैसे खरीदना है, कोई लीगल तरीका नहीं है खरीदने का, लेकिन एक्सचेंज मौजूद है, आप खरीद सकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ जो है, मतलब जो हमेशा से स्टाइल है कि जी करके देखते हैं, बाद में इसको हल कर लेंगे, मेरे ख्याल में पहले वाली आदत जो है अब आ जानी चाहिए हर तमाम चीज़ के अंदर। जब जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमने शुरू में बात की, लेकिन वो तो जंगी मामलात और जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनकी हद तक करें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं एंड ऑफ द डे जो है वो एक बिजनेसमैन है। वो प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग जो थी हमेशा से एक बिजनेसमैन की थी, और उसी बात में हमेशा सोचते रहते हैं इस किस्म की चीज़ें जिनसे कुछ इनकम जनरेट हो, कुछ जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको वो बेचें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिलेशनशिप जो ट्विटर एक्स से रही है वो बड़ी एक अजीबोगरीब रही। जब तक इलॉन मस्क ने नहीं था ख़रीदा ट्विटर जो है एक्स, तो उसके ऊपर बैन कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पहली प्रेसिडेंसी में ट्विटर का बहुत इस्तेमाल करते थे अपने बयानी को आगे ले जाने के लिए। जब इलॉन मस्क आए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकाउंट अनफ्रीज कर दिया, बड़े अच्छे मामला चले। फिर इलॉन मस्क से भी उनकी फॉलोइंग आउट सी हो गई अपनी प्रेसिडेंसी की बिल्कुल चंद शुरू के हफ्तों के अंदर ही, और उसके बाद से उन्होंने कहा जी मैं अपना खोल लेता हूँ। तो उन्होंने ट्रूथ सोशल के नाम का एक ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है वो खोला। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक कंपनी के अंदर बिलोंग करती है जिसका नाम है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो कि एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है अमेरिका के अंदर। तो उसके अंदर एक नई चीज़ लॉन्च हो रही है जिसका नाम है ट्रूथ API। अब ट्रूथ API जो है वो जो डेडिकेटेड और सबसे उनके अच्छे लॉयल कस्टमर्स हैं उनको, जो सबसे टॉप अकाउंट्स हैं ट्रूथ सोशल पे, उनकी फीड्स जो है बाकी आवाम से थोड़ा पहले देगी, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर उनको पहुंचेगी, और बाकी जो यूज़र हैं उनको वो बाद में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब इसके अंदर याद रहे कि ट्रूथ सोशल के ऊपर सबसे बड़ा अकाउंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का खुद है, उसके बाद उनके ख़ानदान के अंदर उनके जो साहबजादे हैं दोनों उनका है, और उनकी फैमिली कुछ मेम्बर्स हैं, फिर और लोग आ जाते हैं। लेकिन उनकी फैमिली जो है उनकी जो ट्रूथ्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर चलती हैं अगर आप उसका एक अहाता कर लें। कहते हैं कि जो शख्स इसके ऊपर पैसे खर्चेंगे उनको हम फर्स्ट राइट देंगे मेरी जो ट्रूथ्स हैं उनको पढ़ने का। अब ये सुन के तो कहोगे कि इतनी क्या बड़ी बात है, कौन इस पर पैसे खर्चेगा? मेरे तो ख्याल में बहुत सारे लोग इसके ऊपर पैसे खर्चेंगे। उसकी वजह ये है कि वो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। अगर तो वो एक रियल एस्टेट डेवलपर होते जो कि उनका माजी का करियर है, और डोनाल्ड ट्रंप होते एज ए सेलिब्रिटी, तो किसी को इतना फ़र्क ना पड़ता, शायद पैसे ना खर्चते। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की जो अर्ली एक्सेस टू उनकी ट्रूथ्स हैं वो अगर किसी शख्स को मिल जाए पैसे दे के, तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो मीडिया ग्रुप्स भी इसको चाहेंगे, आप और मेरे जैसे लोग भी इसको चाहेंगे, कई साफ़ी होंगे जो इस चीज़ को चाहते होंगे, और ना सिर्फ फाइनेंस के बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ को चाहते होंगे। तो ये है बहुत स्मार्ट। अब जाहिर है इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो ग्राउंड रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश कौन करेगा? आया जो इनकी अपनी कंपनी है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, क्या वो इस किस्म की ऑटोनॉमी रखती है अमेरिकी मार्केट की? पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, ज़ाहिर SEC के मामला हैं और बड़ी चीज़ें, क्या उस उधर कुछ इसकी चीज़ें हो सकती हैं? लेकिन एंड ऑफ द डे ट्विटर जो नॉर्मल है एक्स हमारा, वो भी तो पैसे लेता है बहुत सारी चीज़ों के। वो प्रीमियम फीचर्स देता है आपको, वो एडिटेबल पोस्ट देता है, वो नो लिमिट आपको पोस्टिंग देता है, वो आपको एड्स के ऊपर बूस्टिंग बेहतर देता है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये करता है तो माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब उसके ज़रिए जो है उसके अंदर जो मोनेटाइजेशन है, अपनी मोनेटाइजेशन, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कमाएगा या उनका मीडिया ग्रुप कमाएगा, वो जिस तरह मर्जी उसको कर लें। विलिंग एंड एबल बायर्स जो है वो कैपिटलिज्म का कॉर्नरस्टोन है कि जी एक प्रोडक्ट है,
जो उसको खरीदने का एक रखता है, क्वालिटी रखता है, जो खरीद सकता है उस चीज़ को, उसको खरीद सकता है, प्रोडक्ट है। सर वो तो बात बिल्कुल ठीक है जो इसमें, लेकिन बहरहाल बहुत मज़ाहिया चीज़ है वो ये है कि प्रेसिडेंट छोड़ें, एक अटर्नी जनरल जिस दिन अपॉइंट होता है वो अपने कारोबार को हाथ नहीं लगा सकता, वो कोई और देखता है उसका कारोबार, शायबा भी नहीं पढ़ सकता कि वो अपने कारोबार को सुपरवाइज भी कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी एक ट्वीट उसको कह लें या जो भी है इंफॉर्मेशन जो उसने इम्पार्ट करनी है वो उसके ऊपर पैसे लगा रहा है। ये दिस हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है। बट नाउ लेट्स कम टू द मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ इट। सो बात ये है कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इट, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये है कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो उनकी खबर रन ना करता हो, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नाउ कम टू पाकिस्तान। अच्छा, जाहिर है पाकिस्तान के आला तरीन भी जो डिग्नेटरीज होंगे वो होंगे तो पाकिस्तान के, ये वो यूनाइटेड स्टेट्स के तो नहीं होंगे। सो जो फ़ैन फॉलोइंग या जो मजबूरी के तहत ट्रंप को पढ़ा सुना देखा जाता है वो शायद पाकिस्तानियों को ना जाए। बट आपको याद है आज से 2 साल 2.5 साल पहले बहुत ही भोंडी कोशिश की गई थी ट्विटर को बैन करने की पाकिस्तान में। अच्छा, इसके बजाय अगर ये कर लिया जाए कि जी पाकिस्तान के जो अहम रहनुमा हैं वो उन्होंने जब तो किसी फॉरेन डिग्नेटरी को, आपको पता है, मुबारकबाद देनी है, अफसोस करना है, किसी वाक़ये के बारे में, इंटरनेशनल के बारे में करना है, तो तब तो वो ट्विटर इस्तेमाल करेंगे। बट जब उन्होंने लोकल पॉलिसी, लोकल न्यूज़, लोकल किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो ये एक हमारी ऐप है, सारे जो हमारे डिग्नेटरीज पॉलिटिशियंस हैं वो इसके ऊपर है। मजबूरी बन जाएगी सारे पाकिस्तानियों की उसको ज्वाइन करना। जब वो पॉपुलेट हो जाएगी तो एक्स को तो आप बंद खोल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें आप ट्वीकिंग कर सकते हो। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि मैं तो कहता हूँ उसमें ट्वीकिंग ना करें, उसको आज़ाद छोड़ दें। लेकिन जाहिर है एक पाकिस्तान की अपनी ऐप है, उसमें एक शख्स अपना आईडी कार्ड की तस्वीर दे के आया होगा, आपको यही ख़तरा नहीं है कि यहाँ पे फेक अकाउंट्स हैं, या मैं कहता हूँ आईडी कार्ड की तस्वीर भी ना दे, आपकी अपनी ऐप है, आप तो उसके आईपी एड्रेस से घर के अंदर पहुँच जाओगे। सो गैर इखलाकी गैर कानूनी ट्वीट्स करने का भी उसमें वो नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ ये जो पाक ऐप बनाई है जिसके अंदर से आप अपने गाड़ियों का टैक्स और ये वो सारा कुछ दे सकते हैं, वो सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन वो सुना है कि पंजाब, बलूचिस्तान, केपी आ जाएगा इवेंचुअली उसके अंदर। मैं कहता हूँ उसी को आप एक्स जैसा एक उसमें बना दो प्लेटफॉर्म, बेसिकली जिस तरह वी चैट है चाइना में, कि आपकी बैंकिंग भी उसी में से हो जाएगी, आपकी स्टॉक बाइंग भी उसी में से हो जाएगी, आपके टैक्सेस भी उसी में से हो जाएंगे, आपने अगर ये माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है ये भी उसी पे हो जाएगा। सो इस तरफ देखें, बजाय कि इंटरनेशनल बैन आप ऐप्स बैन करने की कोशिश करते हैं, वो 100 जूते 100 प्याज है, क्योंकि वो आप कोशिश भी कर लेते हैं और इफेक्टिवली होता भी नहीं है, तो फायदा कोई नहीं। हाँ, उसके बाद सर देखिए वो हमने देखा था कि ट्विटर जब यहाँ पे बैन और ब्लॉक हुआ तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी, कि मतलब आपने ट्विटर तो इफेक्टिवली ब्लॉक नहीं किया था, उसके अंदर आपने जाके जो IPs होते हैं और सब कुछ होता है उसको जो भी कहते हैं उस चीज़ को नोड्स बंद कर दिए फिर जब उनको खोलने की बारी आई तो काफ़ी दिक्कत हुई थी हुकूमत को, उसको मसला पड़ गया था वो कि कैसे किया जाए। पॉइंट इसके एक प्रेसिडेंट ये चीज़ कर रहा है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मास्टर हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। आप सिर्फ एक रफ एस्टिमेट लगा लें तो उनकी और उनकी ख़ानदान की नेटवर्थ इस प्रेसिडेंसी के अंदर मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब 2 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो बड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी जो रिकॉर्ड है ये उसका हिस्सा है, ये इन्फॉर्मेशन जो है कि जी उनकी नेटवर्थ जो है बड़ी है। अब इसके ऊपर हम बात कर लें कि जी जो यहाँ पे गुफ्तगू होती है कि जी सियासतदान आते हैं और अपनी नेटवर्थ बढ़ा के चले जाते हैं, अमेरिका में गुफ्तगू होती नहीं थी और मुल्कों में होती है, साउथ अमेरिका बिल्कुल उनके साथ है, वहाँ बड़ी गुफ्तगू होती है। वेनेजुएला का उन्होंने जाके क्यों पकड़ा, वो मडोरो जो था उनका एक मसला तो नहीं था, उनके तो कई मसले थे। आप किसी भी चले जाए, रूस में चले जाए, कहीं भी चले, ये चीज़ एक लिहाज से होती है, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स है आपकी, ये इंटरनल पॉलिसी है आपकी। अब अमेरिका इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो ये कर रहे हैं।
अब ये तो देखिए ना, एक नई एक चीज़ खोल ली है कि जी मैं ना सिर्फ करूंगा बल्कि मैं इस तरह से करूंगा कि मैं कर दिया बस मैंने, तो ये उनका स्टाइल है इस चीज़ लेकिन ये को। वही बात है ना, जो देखें वो अगर ये कहते हैं ना कि मैं जो अपने गैर सियासी चीजें हैं, मैं आज कौन सा गाना सुन रहा हूं मैं इस पे डालूंगा, चलो समवट मेड सेंस। यार आप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के मनसब से जो चीज पोस्ट कर रहे हो उसके पैसे, और उसकी हर चीज़ जो है जो उस अकाउंट से आपको पहले मिली सेकंड में उन लोगों को मिल जाएगी जो पैसे दे चुके हैं, वो उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगेन ये अभी ये बात शुरू हुई है, ये कब होता है, इसके अंदर क्या असरात होते हैं इसके, उसके बाद देखेंगे, बात करेंगे, उस चीज़ को हम यकीनन एंजॉय भी करेंगे। इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।